तो देखिए, फर्म इक्विलिब्रियम एंड टैक्सेशंस प्रॉब्लम की हम जब बात करते हैं, तो ये फर्म इक्विलिब्रियम आपने अगर बहुत केयरफुली आपको याद हो तो बीए फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा फर्म इक्विलिब्रियम की विषय में बात की जाती है, और वहां पर बीए फर्स्ट ईयर में आपसे कहा जाता है कि फर्म इक्विलिब्रियम में वहां पर होती है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है, या आपसे कहा जाता है कि एक फर्म का उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, तो जहां पर उसका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतराल सबसे अधिक होता है वहां पर एक फर्म इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे वहां पर, या तो फार्मूला नंबर 1 लगा करके या फार्मूला नंबर 2 लगा करके, और यहां पर हमने मैक्सिमा और मिनिमा निकाल करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते थे कि उत्पादक क्यू इकाइयों को उत्पादन करेगा जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, अवकलन करना पड़ता था। तो मैक्सिमा मिनिमा की यहाँ पे कंडीशन लगाते थे और फर्स्ट कंडीशन लगाते थे। फर्स्ट कंडीशन के बाद हम लोग क्या करते थे, इसका अवकलन कर लेते थे प्रॉफिट फंक्शंस का, और उसके बाद हम क्यू का मान निकालते थे और सेकेंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव्स करते थे उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम लोग प्रूफ कर देते थे कि दिस इज द मैक्सिमा कंडीशन और दिस इज द मिनिमा कंडीशन। अब देखो, दो कंडीशन मार्केट में आपको दिखाई पड़ी होगी। एक कंडीशन आपको दिखाई पड़ती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। बहुत केयरफुली आप लोग जानते होंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो होता है जहां पर प्रत्येक वस्तु का, होमोजीनियस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो सिमिलर होता है, यानी प्राइस चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, वहीं आपके पास दूसरी कंडीशन होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और यहां पर प्राइस क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अब आप देखिए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत अगर हम प्रोड्यूसर को टैक्स लगा दें, बहुत केयरफुली सुनिएगा, अगर टैक्स लगा दें तो प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो यानी जो टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम है वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत टैक्स का प्राइस पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जितना का टैक्स गवर्नमेंट लगाएगी सारा का सारा टैक्स एक प्रोड्यूसर द्वारा पेमेंट होगा, कंज्यूमर पे इस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब सोसाइटी में एक पर्सन के ऊपर यानी प्रोड्यूसर के ऊपर इसका बर्डन पड़ता तो हम ऑप्टिमाइजेशन कंडीशन में नहीं जा सकते। लेकिन एक विशेष कंडीशन है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत भी हम ऑप्टिमाइजेशन में जा सकते हैं, हम आगे चल करके डील करेंगे। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत टैक्स एंड सब्सिडी का इंपैक्ट नहीं पड़ता। बार बार मैं ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, बहुत सोचने वाली बात है। आप लोग एमए के बच्चे हो, जरूर सोचना कि वाई जो टैक्स इंपैक्ट है वो परफेक्ट कंपटीशन में क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी एजम्पशंस में वो बात छुपी हुई है। तो यानी जो हमारी पास प्रॉब्लम आ रही है वो इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट की आ रही है, टैक्सेशन प्रॉब्लम है। यस, यानी जो हम फर्म इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहे हैं, टैक्सेशन प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं, वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से न जुड़ा होकर के इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट से हम लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेशन पॉलिसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी बात क्या आती है कि देखिए, जो हमारे पास आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत एक आपका पहला इक्वेशन होता है, निश्चित रूप से पहला आपका होगा डिमांड फंक्शन। बिना इसके आप इक्वेशन नहीं कर सकते। तो एक होगा आपका डिमांड फंक्शन, या आपके पास होगा रेवेन्यू फंक्शन। दूसरा हमारे पास इक्वेशन होगा कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन आपने नाम सुना होगा। तो ये आपके पास जो टैक्स वाली प्रॉब्लम होती है, टैक्सेशन के अंतर्गत आप टैक्स वाला जो मैटर होता है वो कॉस्ट फंक्शन में इंक्लूड करोगे, क्योंकि जो टैक्स होता है वो प्रोड्यूसर के ऊपर लगाया जाता है। यानी आप लोगों के ऊपर जो टैक्स का बर्डन आता है कंज्यूमर के ऊपर, वो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है। यानी हम प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगा देते हैं और प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइस के थ्रू टैक्स शिफ्टिंग की प्रक्रिया को अपनाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में आपका पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पढ़ा होगा कि टैक्स जो शिफ्टिंग होता है वो आपका जहां पे टैक्स शिफ्टिंग प्रक्रिया संपादित हो जाएगी, इट मींस कि वहां पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स प्रक्रिया काम कर रही है।
अब आपके पास टैक्स जो हम आपके साथ स्टडी करने जा रहे हैं, दो प्रकार के टैक्स स्टडी करेंगे। एक आपका होता है लमसम टैक्स, लमसम टैक्स, और दूसरा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर यूनिट टैक्स, पर यूनिट टैक्स डिस्कस करेंगे। अब देखो लमसम टैक्स क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक मुश्त कर, एक मुश्त कर। ठीक है, एक मुश्त कर। जब हम किसी कंपनी से कह देते हैं, मान लीजिए ए बी सी करके कोई कंपनी है, और इस कंपनी से कह देते हैं कि अगर आपको प्रयागराज में कंपनी खोलनी है तो 10 लाख रुपए पर ईयर का टैक्स देना होगा। मतलब 10 लाख पर ईयर, मतलब कि आप चाहे 1 यूनिट बनाओ, चाहे 1000 यूनिट बनाओ, चाहे 1 लाख यूनिट बनाओ, हमको 10 लाख का टैक्स चाहिए। हम आपके प्रोडक्शन से मतलब नहीं, आप चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, हमें 10 लाख रुपए टैक्स चाहिए। तो इस प्रकार के टैक्स को हम लोग लमसम टैक्स कहते हैं। और इस प्रकार का जो टैक्स होता है, जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है, मान के चलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस टैक्स अमाउंट, ये आपका टैक्स, लमसम टैक्स को एज इट इज कॉस्ट फंक्शन में हम जोड़ देंगे। ये अगर उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा, देखो टैक्स अमाउंट 10 लाख है, 10 लाख मैंने लिख दिया, अगर इसके साथ मैं एक्स लगा देता तो वो आपका पर यूनिट टैक्स के रूप में जाना जाता। तो यहां पर जब टैक्स अमाउंट डिजिट के रूप में आपको किसी इक्वेशन में लिखा मिले, तो आप ये समझ जाओगे कि दिस इज द लमसम टैक्स। ये एक मुश्त हम ले रहे हैं। एक मुश्त लेने का मतलब होता है कि वो यूनिट से इंटरलिंक नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर हम एबीसी कंपनी पर टैक्स लगाते हैं और टैक्स हम कहते हैं कि 1 रुपए पर यूनिट टैक्स हम लेंगे, मान लीजिए पार्ले जी बन रहा है एबीसी कंपनी में, तो जितनी पार्ले जी बनेगी हम 1 रुपए का टैक्स लगा रहे हैं। अगर आप 10 लाख यूनिट बना रहे हो तो हम 10 लाख टैक्स लेंगे, आप 1 करोड़ यूनिट बना रहे हो तो हम 1 करोड़ टैक्स लेंगे। तो अगर आपको यह टैक्सेशन वाला होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा टीसी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर क्या हो जाएगा स्मॉल टी इंटू एक्स, और देखो ये पर यूनिट टैक्स को यहां पर रिप्रेजेंट करने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लमसम टैक्स का इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या होता है पर यूनिट टैक्स का इक्वेशन है। और इस तरह करके हमको क्वेश्चन का नेचर समझना होगा कि क्वेश्चन में लमसम टैक्स की बात की जा रही है या पर यूनिट टैक्स की बात की जा रही है। लमसम या पर यूनिट टैक्स, की दो ही प्रकार के टैक्स अभी आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि बाकी आपका हायर, और जब हमारे पास बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बड़ी का मतलब होता है जहाँ पर और भी मैथमेटिक्स के पेपर चलते हैं, तो वहाँ पे और भी कई प्रकार के टैक्स स्टडी किए जाते हैं, बट आपके कोर्स में दो ही प्रकार के टैक्स बेसिकली रखे गए हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है कि इस टैक्स फंक्शन के साथ, ये टैक्सेशन फंक्शन है, इसके साथ हम डिमांड फंक्शन को अलाइन करेंगे, इक्वेशन को इक्विलिब्रियम में लाएंगे, और उसके आधार पर इक्विलिब्रियम में टैक्स अमाउंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक प्रैक्टिकली देख करके इक्वेशन बनाते हैं, और उस इक्वेशन को में देखते हैं कि कैसे हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। और देखो इसमें भी पूछा यह जाता, ये नहीं पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम में उत्पादन कितना करेंगे, ये आपका बीए थर्ड ईयर का चीज है। एक मिनट, टैक्स लगाना सही है और उतने टैक्स बर्डन को वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो टैक्स रेट, ये वही टैक्स रेट है जहां पर टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज है गवर्नमेंट का, और लोग मार्केट भी बहुत कम लोगों ने छोड़ा है। तो हमको वो टैक्स रेट, यानी टैक्सेशन प्रॉब्लम, जो हमारा पहला टॉपिक था कि टैक्सेशन प्रॉब्लम के अंतर्गत हमको ये चीज सीखनी है, हमको सरकार को, हमको बाजार में वो टैक्स रेट कैलकुलेट करके बताना है कि कितना इस बाजार के डिमांड एंड सप्लाई पावर के आधार पे, ठीक है, डिमांड एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन के बेस पे कितना पर यूनिट टैक्स लगाएं जहां पर टोटल टैक्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो जाए। ये चैलेंज है, और इसी को हमने टॉपिक में लिया है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो टैक्सेशन प्रॉब्लम अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये टॉपिक रिक्वायर्ड क्या है। टॉपिक ये बताना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है आपसे कि अगर मार्केट में की जो डिमांड एंड टोटल कॉस्ट की सिचुएशंस दी गई है, तो हमको यहां पर टैक्स रेट कैलकुलेट करके बताना होगा। यही टैक्सेशन प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, तो ये चीजें हमको यहां पर सीखनी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मेरे पास एक सोल्यूशन हम लोग लेके चलते हैं कि एक मार्केट की सिचुएशन से, और इस मार्केट में जो टोटल कॉस्ट फंक्शन आपका दिया गया है वो ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी दिया है। ये टोटल कॉस्ट फंक्शन देखो दिया गया है, ठीक है, विदाउट टैक्स। क्या देखो इसमें कोई टैक्स नहीं है। अब आपके पास जो डिमांड फंक्शन दिया गया है वो P इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा क्यू दिया गया है। ये आपका डिमांड फंक्शन है, हम लिख भी देते हैं डिमांड फंक्शन है, और ये हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन है। अब देखो ये सिचुएशंस में हमको पर यूनिट टैक्स कितना लगाना चाहिए, ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। मेट्रो में है, मेट्रो में देखो अब टैक्स लगाया जाता है, आपके मोबाइल फोन में टैक्स लगता है, जैसे आपने जीएसटी देखा होगा। तो इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है? डिटर्मिनेशन कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। मार्केट में आपने देखा होगा, आपने सोचते होगे कि आखिर इसमें टैक्स 2 रुपए 37 पैसे क्यों है, अरे डायरेक्ट 2.5 रुपए कर देते। नहीं, वो इस थ्योरम के आधार पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और जहां पर मैक्सिमाइज पॉइंट मिलता है उसी टैक्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो हमको पर यूनिट टैक्स की स्टडी करनी कि पर यूनिट टैक्स कितना लगाएं जहां पर टोटल टैक्स मैक्सिमाइज हो जाए, टोटल टैक्स मैक्सिमाइज हो जाए। उस बात को हम यहां पर टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला कि टोटल टैक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल टी इंटू आपके पास क्यू है, तो ये आपका पर यूनिट टैक्स होगा। यदि एक इकाई में आपका मान लीजिए 2 रुपए टैक्स लगता है तो उसकी क्वांटिटी से गुणा कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बन जाए। अब हम इस वैल्यूज को टोटल कॉस्ट फंक्शन में जोड़ देंगे। तो जब टोटल कॉस्ट फंक्शन में जोड़ेंगे तो टीसी बराबर ए क्यू स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी और प्लस टी स्मॉल टी एंड क्यू। तो ये आपके पास न्यू टोटल कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा आफ्टर इंपोजिंग द पर यूनिट टैक्स। पर यूनिट टैक्स लगने के बाद आपके पास मुझे स्मॉल टी की वैल्यू चाहिए। अभी देखो फार्मूला डेवलप हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। जब हम इसी इक्वेशन को एक कोई एप्लीकेशंस के साथ करेंगे तो आपको देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करने के लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो ये देखिए टोटल कॉस्ट फंक्शन के साथ पर यूनिट टैक्स की बात हमने कर दिया और उसको हमने यहां पर रख दिया। तो ये टोटल कॉस्ट जो है न्यू फंक्शन बन जाता है, और ओल्ड जो हमारे पास फंक्शन है P इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा क्यू, इसको एज इट इज ले लेते हैं। अब हमारे पास हमने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जहां पर एम आर इक्वल टू एम सी होता है वही इक्विलिब्रियम एक फर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस होती है, फर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस होती है। तो इसका एमआर फलन ज्ञात कर लेते हैं और इसका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं और इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद हमको एक ऑप्टिमाइजेशन की कंडीशन की तरफ हमको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लेकिन देखिए टोटल कॉस्ट फंक्शन तो आपके पास है, टोटल कॉस्ट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा, तो यानी मार्जिनल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एमआर निकालने के लिए हमको टीआर चाहिए, और टीआर क्या होता है, टीआर बराबर पी इंटू क्यू होता है, और आपका पी ये पूरा है तो आपका बीटा माइनस अल्फा क्यू इंटू क्यू होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बीटा क्यू माइनस अल्फा क्यू स्क्वायर। तो ये टोटल रिवेन्यू फंक्शन आपका बन जाता है, ये टोटल रिवेन्यू फंक्शन है। और इसका जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने के बाद क्या हो जाता है, एम आर बराबर बीटा माइनस 2 अल्फा क्यू, ये आपका एम आर फलन बन जाता है। और जब हम यहां पर टोटल कॉस्ट फंक्शन का अवकलन करते हैं, ठीक है, क्यू के सापेक्ष क्या होता है प्रथम घात का अवकलन करते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट फलन मिल जाएगा, और मार्जिनल कॉस्ट फलन हो जाएगा 2 ए क्यू प्लस बी, और ये आपका कांस्टेंट है ए बी सी, और टी हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है तो हमारे पास सी 0 हो जाएगा और प्लस आपका स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपको जनरेट होकर के आ गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ,
ये अब यहां पर इस इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस में दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो आपका हो जाएगा एम आर इक्वल टू एम सी, और दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं। तो एम आर आपके पास है बीटा माइनस टू, देख लेते हैं, बीटा माइनस टू अल्फा क्यू, टू अल्फा क्यू। और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट को हम लोगों ने देखा तो टू ए क्यू प्लस बी प्लस स्मॉल टी। अब देखिए ये हमने रख दिया। अब हमको क्या निकालना है, हमको टी मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है। देखो अब यहां से एमए इकोनॉमिक्स हमारी चालू हो जाती है। बीए में हम लोग क्या करते थे, क्यू का मान निकालते थे। अब यहां पे हमको टैक्स रेट की बात की जा रही है कि वो कौन सा टैक्स टी का मान रखें जिसपे हम मैक्सिमाइज, यानी टी को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, बाकी सबको हम राइट साइड उठा लाएंगे। ठीक है, तो टी को हमको लेफ्ट साइड ले जाना, बाकी सबको। तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे लिख लूं, टू ए क्यू प्लस बी प्लस स्मॉल टी इक्वल टू, ये पूरा उधर लिख लेता हूं, बीटा माइनस टू अल्फा क्यू। और यहां पर मुझे क्या करना है कि जो स्मॉल टी है केवल इसी को रखना है, और बाकी मुझे उस साइड ट्रांसफर कर देना है। तो यहां पर मेरे पास सिचुएशंस, इसको ऑप्टिमाइजेशन सिचुएशंस के लिए कुछ, क्योंकि Q है मेरे पास Q, अच्छा ये Q वैल्यूज को अगर मैं उधर ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसको कर देता हूँ टू ए क्यू प्लस टू अल्फा क्यू, ये उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, तो आपका प्लस टी बीटा माइनस बी, या हम एक काम करते हैं, पहले पहले हम Q में इक्वेशन बना लेते हैं, एक मिनट, पहले हम Q में इक्वेशन बना लेते हैं, फिर T पे हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो हम Q वाले वेरिएबल्स को एक तरफ ले चलते हैं, तो माइनस टू अल्फा क्यू माइनस टू ए क्यू इक्वल टू बी प्लस टी, और आपके पास हो जाएगा माइनस बीटा। और यहाँ पर अगर मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टू अल्फा क्यू प्लस टू ए क्यू इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा बीटा, बीटा प्लस में हो जाएगा माइनस बी माइनस टी। और यहाँ पे मैं Q कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं Q कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा टू अल्फा प्लस टू ए इक्वल टू बीटा माइनस बी माइनस टी। अब हम इस तरह करते हैं, तो Q बराबर जो आपका था बीटा माइनस बी माइनस टी अपॉन टू अल्फा प्लस ए। तो ये देखिए उत्पादन की वो मात्रा है जो टैक्स लगने के बाद है। अब देखो यहां पर मैं डायरेक्ट नहीं चला, अब हमने यहां पर आपने देखा होगा कि जो हमारे पास ये है टोटल टैक्स वाला है, इस टोटल टैक्स में हम क्यू का मान रख देंगे, तो जो हमारा फलन बनेगा, टोटल टैक्स फंक्शन बनेगा, टोटल टैक्स फंक्शन आपका बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल टी इंटू क्यू। और क्यू का मान देखो अभी अपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये क्यू का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो स्मॉल टी इंटू क्यू का मान आपने पुट कर दिया, बीटा माइनस बी माइनस टी अपॉन टू अल्फा प्लस आपका ए। तो ये आपके पास देखिए टोटल टैक्स फंक्शन बन जाएगा। और देखो टोटल टैक्स फंक्शन में गौर से आप देखना कि ये स्मॉल टी के रूप में फलन है, क्या है, स्मॉल टी के रूप में ये फंक्शन है। अब यहां पर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन को लगा देना है, और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन लगने के बाद स्मॉल टी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जब स्मॉल टी की वैल्यू निकल आएगी तो इस टी की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे तो आपको टोटल टैक्स अमाउंट पता चल जाएगा। तो इस प्रकार किसी इकोनॉमी में जो हमारे पास आपके डिमांड एंड सप्लाई की, यानी मैं कह सकता हूं कि अगर वहां की सिचुएशंस आपको पता होती हैं तो उस सिचुएशंस के आधार पर आप टोटल टैक्स फंक्शन निकाल लेते हो, और वहां पर ऑप्टिमम जो स्मॉल टी है उस ऑप्टिमम स्मॉल टी का मान कैलकुलेट कर सकते हो, और वहां के लिए आप सजेस्ट कर सकते हो। अब दूसरी बात आई, कुछ बच्चों के मन में आता है कि क्या सर टोटल कॉस्ट फंक्शन हम डेवलप कर सकते हैं, क्या डिमांड फंक्शन डेवलप कर सकते हैं? यस यू कैन। यही चीजें हम लोग रिसर्च में सिखाते हैं। ठीक है, अभी आप एमए के हो, बच्चे हो, इसलिए ये फलन ऑलरेडी गिवन होते हैं,
डिमांड और टोटल कॉस्ट फंक्शन और डिमांड फंक्शन गिवन होते हैं, आपको स्मॉल टी का मान निकालना होता है। लेकिन जब आप रिसर्च करते हो तो आपको टोटल कॉस्ट फंक्शन भी बनाने होंगे डेटा के बेस पे, आपको डिमांड फंक्शन भी बनाने होंगे और आपको स्मॉल टी का मान भी निकालना होगा। वहां पर आपको एक फील्ड दे दिया जाता है रिसर्च में कि जाइए एक काम करते हैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में, बताइए कि ये आपकी इंडस्ट्री है, वहां की डिमांड एंड सप्लाई की आप स्टडी करना, कॉस्ट की स्टडी करना और उसके आधार पे आप डिमांड फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन, स्मॉल टी का मान, टोटल टैक्स फंक्शन, ये हमको बताना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। ठीक है, तो अभी आपको दो तीन कंपोनेंट नोन है जो दे दिए जाते हैं और उससे अननोन फंक्शंस या कंपोनेंट को जनरेट किया जाता है, तो ये हमारे पास टैक्सेशन प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, तो टैक्सेशन जो प्रॉब्लम्स आपके पास यहां पर आ जाती है, यहां पर एक चीज यहां पर देखना कि यहां पर जो आपके पास टैक्सेशन होती है, देखो यहां पर जो टैक्स होता है वो हम प्रोड्यूसर से लेते हैं, इसलिए यहां पर प्लस का सिंबल होता है। लेकिन अगर मैं आपको इस टॉपिक में कह दूं कि आपका सब्सिडी प्रॉब्लम क्या है, जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है, किसानों को खादों पे मिल जाती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो वहां पर जब भी आपकी सब्सिडी प्रॉब्लम आपको कभी स्टडी करने के लिए आए, तो सब्सिडी प्रॉब्लम स्टडी करने में जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें जो सब्सिडी अमाउंट होगा उस सब्सिडी अमाउंट को आपको माइनस करना होगा। जैसे यहां पे टैक्स में प्लस कर देते हो, मतलब हम उससे लेते हैं, वहां पे प्लस कर देते हैं इक्वेशन में, और सब्सिडी के अंतर्गत हमको उस टोटल कॉस्ट फंक्शन में माइनस करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल, मतलब सब्सिडी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन के आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हमारे पास काम करती है, यही आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं वो करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एक बार हम कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लें। ठीक है, टैक्सेशन प्रॉब्लम में सरकार ये जानना चाहती है, इस टॉपिक के अंतर्गत टैक्सेशन प्रॉब्लम के अंतर्गत सरकार ये जानना चाहती है कि मान लो जो आपके यहाँ कुंभ क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र है, कुंभ मेला क्षेत्र में बताइए एंट्री का टिकट कितना रखा जाए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। ठीक है, जिससे हमारे यहाँ जो प्लेगरिज्म, जो हमारे पास धार्मिक व्यक्ति हैं, जो वहाँ की स्टेक होल्डर का मतलब होता है आस्था के कारण जो लोग वहां पर उस पर्पज के लिए जाते हैं, ठीक है, उनकी संख्या ना प्रभावित हो। यदि संख्या प्रभावित हो तो बहुत कम प्रभावित हो, दूसरा उस टैक्सेशन अमाउंट से और साथ ही साथ गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू हो वो रेवेन्यू मैक्सिमम मिले। तो ये प्रॉब्लम जो हमारे पास कहलाएगी दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन प्रॉब्लम के नाम से जानी जाती है। आप साइकिल स्टैंड में देखोगे पर्चियां कटती हैं, 5 रुपए की पर्ची होती है, 10 रुपए की पर्ची होती है, तो इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता, अगर साइकिल स्टैंड वाला क्या करेगा, वो टैक्स अमाउंट बढ़ा दे, यानी पर्ची का रेट 50 रुपए कर दे, आप देखिएगा साइकिल क्या करोगे, यूनिवर्सिटी के अंदर या कहीं पर झाड़ियों में या कहीं पर बाउंड्री के किनारे या कहीं अदर जुगाड़ से लगाना चालू कर दोगे, यानी उस साइकिल स्टैंड में कम आने लगेंगे साइकिलें, तो यानी ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सरकार को ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, और ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर का मतलब होता है उसके लाभार्थी, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वहां के इंप्लॉय हो। देखो साइकिल स्टैंड में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले साइकिल स्टैंड में कितने प्रकार के लोग होंगे, पहले तो वहां के प्रोफेसर हो सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट निश्चित रूप से होते हैं, तीसरे वहां के इंप्लॉय होते हैं, चौथे अदर पर्सन जो विजिटर्स के रूप में होते हैं। तो 4-5 प्रकार के लोग होते हैं जो साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ा करें। तो टैक्स रेट हमको ऐसा रखना चाहिए जिससे वहां के लोग उससे प्रभावित भी ना हो और उनको ज्यादा सेक्रीफाइस ना करना पड़े और यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू मिले और चीजें मैनेज रहें। इसी को हम कहते हैं टैक्सेशन प्रॉब्लम, जो हम इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करेंगे और कल से इस पर हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, प्रॉब्लम आपके साथ सॉल्व करेंगे। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आई होगी निश्चित रूप से। तो अब आप अपने